नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल, ताजगंज का एक साधारण कारीगर। आज 20,000 मजदूरों के साथ हम लोग एक ऐसे मकबरे की नींव रख रहे हैं जो एक बादशाह की मोहब्बत की निशानी बनेगा। दुनिया इसे ताजमहल के नाम से जानेगी। दुनिया का 7वां अजूबा बनाने के बाद क्या सच में हमारे हाथ काट दिए जाएंगे? तो चलिए ताजमहल के निर्माण का ये सफर शुरू से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था, जहां सोने की नदियां बहती थीं और पत्थरों में जन्नत उतारी जाती थी। ताजमहल, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वो सफेद महल उभर आता है जो यमुना के किनारे खड़ा होकर वक्त को भी चुनौती दे रहा है। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थर पर लिखा गया एक आंसू है जो वक्त के गाल पर जम गया है। लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे सिर्फ प्यार की कहानी की। आज हम उतरेंगे उसके निर्माण के राज में। वो 22 साल की मेहनत, वो इंजीनियरिंग के चमत्कार, वो चुनौतियां जो नदी को हराती रहीं, जमीन को मोम की तरह गढ़ती रहीं। क्या आप जानते हैं कि इस सफेद पहाड़ को खड़ा करने के लिए हजारों हाथियों ने मार्च किया था? या कि इसके नीचे दफन वो नींव? क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है, या इसके तहखानों में मुगल सल्तनत के कुछ ऐसे काले सच दफन हैं जिन पर बात करने से आज भी इतिहासकार कतराते हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए 1632 के उस आगरा में लौट चलें जहां एक बादशाह का जुनून पत्थरों को जीवंत करने लगा। और इस सफर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ताजमहल का निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं बनाना था, ये था एक सपने को हकीकत में बदलना। सबसे पहले समझते हैं कि ताजमहल का जन्म कैसे हुआ। साल 1631 की वो दर्दनाक जून की सुबह, जब मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय दम तोड़ा, शाहजहां ने वादा किया, एक ऐसा मकबरे का जो दुनिया ने कभी ना देखा हो। लेकिन ये वादा सिर्फ भावनाओं का नहीं था, ये था एक महान निर्माण का ऐलान। 1632 में शाहजहां ने अपने आगरा के दरबार में बुलावा दिया। दुनिया भर से मास्टर आर्किटेक्ट्स आए, तुर्की से डोम के जानकार, फारस से बागीचों के डिजाइनर, इटली से पत्थर काटने के विशेषज्ञ और हिंदुस्तान के लोकल इंजीनियर्स। इनमें सबसे प्रमुख थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें मुख्य आर्किटेक्ट बनाया गया। लेकिन दोस्तों, ये किसी एक आदमी का कमाल नहीं था। मुगल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये एक पूरी टीम का प्रयास था, जिसमें 30 से ज्यादा डिजाइनर शामिल थे। शाहजहां खुद इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बने। उन्होंने अपने पूर्वजों की इमारतों का अध्ययन किया। हुमायूं के मकबरे से उन्हें चारबाग स्टाइल का आइडिया मिला, वो 4 हिस्सों वाला बगीचा जो जन्नत का प्रतीक है। अकबर के सिकंदरा मकबरे से मीनारों की प्रेरणा ली गई, जो इमारत को ऊंचाई देंगी। और नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला के मकबरे से वो सफेद संगमरमर और पियत्रा द्यूरा तकनीक, यानी कि कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ना। शाहजहां ने इन सब को मिलाकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो सिमेट्री का चरम था। हर कोना, हर दीवार, हर मेहराब, सब बिल्कुल संतुलित, जैसे कोई आईना हो जिसमें खुद को देखकर मन शांत हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये डिजाइन कागज पर आसान लगता है, हकीकत में इसे यमुना के किनारे उतारना, वो था असली इम्तिहान। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, जगह। शाहजहां को यमुना नदी के दक्षिणी किनारे एक टुकड़ा पसंद आया। क्यों? क्योंकि आगरा किले की खिड़की से ये सीधा दिखाई देगा। लेकिन ये जमीन मुगल साम्राज्य की नहीं थी, ये जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की थी। इतिहास के कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने इसे जबरन छीन लिया, लेकिन दस्तावेज गवाही देते हैं कि ये एक निष्पक्ष सौदा था। बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को आगरा शहर के बीचों बीच 4 विशाल हवेलियां दी। ये डील 1632 में ही फाइनल हो गई। लेकिन असली समस्या तो अब शुरू हुई। यमुना का किनारा दलदली था, नदी का पानी ऊपर नीचे होता रहता, और ये इमारत लाखों टन भारी, अगर नींव कमजोर पड़ी तो पूरा महल पानी में डूब जाता। कोई साधारण इंजीनियर होता तो जगह बदल देता, लेकिन शाहजहां की जिद थी यहीं बनेगा। तो मुगल इंजीनियरों ने एक ऐसी तकनीक अपनाई जो आज भी आधुनिक सिविल इंजीनियर्स को चकित कर देती है। इसे वेल फाउंडेशन कहा जाता है। उन्होंने नदी के किनारे गहरे गड्ढे खोदने शुरू किए, जैसे विशाल कुएं। हर कुएं की गहराई 50 फीट से ज्यादा। फिर इनमें लकड़ी के मजबूत प्लेटफॉर्म डाले गए ताकि पानी नीचे ना आए। उसके ऊपर चूने और ईंटों की परतें भरी गईं। कुल मिला के 12 से ज्यादा ऐसे कुएं बने जो इमारत का आधार बने।
ये नींव इतनी मजबूत थी कि नदी की बाढ़ें भी इसे हिला न सकीं। सोचिए दोस्तों, उस जमाने में न क्रेन थी न मशीनें, सिर्फ रस्सियां, पुलियां और हजारों मजदूरों की मेहनत। ये नींव तैयार करने में ही 2 साल लग गए और जब ये तैयार हुई तो ऊपर का ढांचा खड़ा करने की बारी आई। ढांचा खड़ा करना वो तो जैसे पहाड़ चढ़ना था। ताजमहल का मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है और 4 मीनारे 140 फीट। इतना विशाल ढांचा कैसे बने? आम इमारतों में बांस की मचाने बांधी जाती हैं, लेकिन यहाँ बांस का वजन सहन ना होता, स्टील की खबर ही ना थी। तो इंजीनियरों ने एक अनोखा जुगाड़ निकाला। उन्होंने ईंटों की समानांतर दीवारें खड़ी की, यानी इमारत के साथ साथ एक और नकली ईंटों की संरचना बनाई। ये मचान इतनी ऊंची और चौड़ी हो गई कि मजदूर आसानी से ऊपर चढ़ सकें, भारी पत्थर खींच सकें। लेकिन जब मुख्य ढांचा बनकर तैयार हुआ तो समस्या आ गई। ये मचान हटाने में सालों लगने वाले थे। शाहजहां, जो मुमताज की याद में एक पल भी बर्बाद न करना चाहते थे, उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, जो कोई इन ईंटों को ले जाएगा वो ईंटें उसी की हो जाएंगी। उस दौर में ईंटें सोने जितनी कीमती थीं। रातों रात हजारों किसान और स्थानीय लोग उमड़ पड़े। सिर्फ एक रात में वो विशाल मचान गायब हो गई। ये था शाहजहां का स्मार्ट प्रबंधन, मेहनत को पुरस्कार देकर काम तेज करना। अब बारी थी असली सुंदरता की। ढांचा तैयार था, लेकिन ये अभी कच्चा ईंटों का ढेर था। इसे सफेद जन्नत बनाना था। सफेद संगमरमर, ये ताजमहल की जान था। शाहजहां ने पूरे हिंदुस्तान की खाक छान ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह गए, लेकिन परफेक्ट सफेदी न मिली। आखिरकार राजस्थान के मकराना की खदानों में